साथियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 के लिए रुक्मिणी प्रकाशन का जो टेस्ट सीरीज है उसके छठे टेस्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 5 टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 150 प्रश्न है, जिसमें से 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न जो हैं वो आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर उस टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं जीके और जीएस वाले पार्ट पे। 51 नंबर है कि इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो तंबाकू में हम लोग सभी जानते हैं कि निकोटीन मौजूद होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, निकोटीन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है। तो निकट दृष्टि दोष जो है ना वो एक आंख का विकार है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडा नहीं देता। तो कोयल जो है वो घोंसले में अंडा नहीं देता है, क्योंकि यह पंछी जो है ना अपना घोंसला बनाता ही नहीं है, तो इसलिए ना बनाता है। तो जब घोंसला बनाता ही नहीं तो अंडा घोंसला में कैसे दे सकता है। और पंछियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। तो निम्न दाब पर हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, निम्न दाब पर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि हीलियोटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो सांस की दुर्गंध को हम लोग हीलियोटोसिस के नाम से जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, डी, सांस की दुर्गंध। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इससे मुंह से दुर्गंध आती है, तो इसी को हम लोग हीलियोटोसिस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 56 नंबर कि दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो एस्थेटिक घर्षण का कारण बनती हैं। तो ये होता है आपको इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि 57 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो एक अधातु है और यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जामान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो हाइड्रोजन का ऊर्जामान सबसे अधिक होता है और यह होता है आपको 1.5 लाख आपको कैलोरी मान होता है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो कुत्ते के काटने से आपको रैबीज बीमारी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, रैबीज। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है आपको, वैसे तो प्रकिरणन है, प्रकिरणन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम, तो इसमें आ जाएगा कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है, जिसके कारण आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 61 नंबर कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत है उसके दूसरा नाम आपको ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कहा जा सकता है इसको, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 62 नंबर कि डैश की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। तो आपको विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 63 नंबर कि काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। तो काली खांसी को आपको पर्टुसिस भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, पर्टुसिस। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 64 नंबर कि मशरूम एक डैश है, तब मशरूम एक कवक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कवक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 65 नंबर कि एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोप्सी, जिसको हम लोग पोस्टमार्टम के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी, ऑटोप्सी। आगे बढ़ेंगे, 66 नंबर कहता है कि भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए हम लोग आयोडीन का उपयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्टार्च। आगे बढ़ेंगे, 67 नंबर प्रश्न कहता है
कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको प्रतिध्वनि। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, प्रतिध्वनि। आगे बढ़ेंगे, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इकोलॉजी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वो होता है इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, इंसुलिन। और इंसुलिन एक प्रोटीन से निर्मित हार्मोन होता है और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? तो ये पूछ रहा है किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। तो देखिए, स्टेथोस्कोप जो है ना वो बीपी मापने के लिए, यानी रक्तचाप, मनुष्य का रक्तचाप मापने के लिए होता है, तो उसमें आपको ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 71 कि निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो फाइबर आपको सेव में प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद एक सेव जरूर खाना चाहिए ताकि आपको भरपूर मात्रा में फाइबर प्राप्त हो सके। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। और फाइबर क्या है? तो फाइबर एक ऐसा न पचने वाला खाद्य पदार्थ है जो पौधे से कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा। और रक्त का प्लाज्मा जो है ना वो कुल रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में जो रक्त कणिकाएं हैं और प्लेटलेट्स हैं वो तैरते रहते हैं। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो करता है वसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वसा। और वसा का मुख्य अवयव जो है ना वो वसीय अम्ल है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर होता है? तो प्रति सेकेंड जो है वो हर्ट्ज के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सोडियम कहता है 75 नंबर की सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम जो है वो मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, मिट्टी का तेल। और सोडियम जो है ना वो अत्यंत सक्रिय तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है। और सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसे हम लोग चाकू से आसानी से काट भी सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से करी जाती है? तो साल्क वैक्सीन की मदद से आपको पोलियो की बीमारी की रोकथाम की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो संवेग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो द्रव्यमान गुना वेग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि एक तरल जल द्वारा गैस वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल जब सीधे गैस में बदलेगा तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 कि पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं, तो उन्हें उर्वरक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उर्वरक। आगे बढ़ेंगे, 80 नंबर प्रश्न है कि डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्वपोषी पोषण। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के डैश होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के वसा होते हैं और इसकी मात्रा रक्त में अधिक बढ़ जाने के कारण हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या है? यह एक वसा है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो कोयला जो है वो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जा सकता है। तो पानी में यानी पानी का जो शुद्धिकरण है या तो क्लोरीन की गोलियां नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर डालकर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 84 कि निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? तो गुलाब का जो बीज होता है वो द्विबीजपत्री बीज होता है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, बाकी सभी एक बीजपत्री हैं। अगला प्रश्न 85 कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एजी टेंसले ने 1935 में डैश में अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो एजी टेंसले ने परिस्थिति तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम के बारे में अवधारणा प्रस्तुत करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। और सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ये भी याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो पादप जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है, पादप एक बहुकोशिकीय जीव है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 88, कहता है कि निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो देखिए आलू एक जड़ नहीं है, आलू एक तना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो परजीवी पौधा वो अमरबेल का पौधा है जो परजीवी होता है और यह दूसरे पौधे पे उगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? तो यह है सिरा विन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, सिरा विन्यास। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? तो ये सभी आपको एलोरा में विद्यमान है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। और इस गुहाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने 753 ईस्वी से आपको 973 ईस्वी के मध्य में यह कराया था। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण आपको कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। तो ये भी आपको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न कहता है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के काल की बात कर रहा है। तो शाहजहां का काल में मनुची भारत आया था। तो यह करेक्ट आंसर आपको बी होगा। और मनुची जो था वो दारा सिकोह के सेना में तोपची का काम किया करता था, यानी तोपची था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/3 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो ये दिया था आपको पुरंदर की संधि के द्वारा। और पुरंदर की संधि जो थी वो 1665 में हुई थी। ये भी डेट आप याद रखेंगे, 1665 में पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है 94, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो वो कहाँ प्राप्त होता है? तो वो आपको कालीबंगा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कालीबंगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 95, किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? तो आपको कौटिल्य के अनुसार ये मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, कौटिल्य। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 96 नंबर कि किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो ये होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। और इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है यह प्रणाली। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को निश्चित कार्यकारी व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 97 नंबर कि निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? तो आपको जब संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था तो उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इस दिन बहुत सारे चीज़ हुए थे। तो मैं बता रहा हूं आपको कि 24 जनवरी 1950 को भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो इसी दिन चुना गया। उसके बाद इसी दिन भारत का जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, इसको अपनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया था? तो हम तो ये तो जानते हैं कि जब भारत ने जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया है, लेकिन ये पूछ रहा है कि आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इसको लिया है। तो इसको भी ये ध्यान में रखना है आपको। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर द्वारा वायसराय के शासन काल में दौरान आरंभ करी गई थी? तो कॉर्नवालिस के समय में आपको सिविल सेवा प्रारंभ करी गई थी। और इनको सिविल सेवा का जनक के रूप में भी जाना जाता है, कॉर्नवालिस को। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको 30 अक्टूबर 1947 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1947, 30 अक्टूबर 1947। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए आपको न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और यह मात्र पूरे भारत में 6 ही राज्यों में स्थित है विधान परिषद। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने करी थी? तो ये अभिनव भारत की स्थापना आपको बी डी सावरकर ने करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, बी डी सावरकर। और इस अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी डी सावरकर द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है 103 कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार आपको नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, नीति निर्देशक संबंधी सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा आपको म्यांमार
को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और बात करें तो कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ड्रैगन का देश चीन को कहा जाता है, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश आपको ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ये आपको याद रखने हैं, काला महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को आपको क्या कहते हैं, राजा की उपाधि दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 106 कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो आपको कैबिनेट मिशन जो पहुंचा था भारत में 1946 में पहुंचा था, और 1946 में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज क्षेत्र है वो वहाँ पे आपको कोयला अधिक मात्रा में मिलता है, तो कोयला के लिए वो विख्यात है, और पश्चिम बंगाल का आसनसोल में भी बहुत अधिक मात्रा में कोयला मिलते हैं, तो रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, कोयला। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाया जाता है? तो सदाबहार वन जो है वो वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 109 कि निम्नलिखित पर विचार करिए। 1 बाजार ऋणदान, 2 ट्रेजरी बिल, 3 आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं? तो इसमें सभी जो है ना वो आंतरिक बिल के आपको घटक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 110 सुमेलित करना है आपको। तो सचिन सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से संबंधित है, सही है। नरसिंहम समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, और राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, और मदन मोहन पुंछी आयोग आपको केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो ये चारों जो है ना सही सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। देखेंगे 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी विविधता आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं इसी क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको 2.86% है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ देख लें कि बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है। 113 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तो ये होती है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो ये आपको कृष्णा नदी पे है, और यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में भारत की जो जनसंख्या घनत्व है इसको परिभाषित करी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की जनसंख्या के रूप में ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, यह घटना जो है वो 1877 की है। उसके बाद संताल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 और 56 के बीच में हुआ था। उसके बाद प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से लेकर 1846 के बीच में। उसके बाद इल्वर्ट बिल विवाद, तो इल्वर्ट बिल विवाद आपको 1884 में हुआ था, 1884 में। तो अब ये पूछ रहा है कि जो कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो 77, 55, 84, 45 यानी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध यह सबसे पहले हुआ था, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महादेश में है, और यह 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हजरत महल ने आपको लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 119 कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो अकबर ने आपको पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था, और फतेहपुर सीकरी में किया था, जिसको आपको राजधानी फतेहपुर सीकरी को इसने 1571 में बनाया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। 1571 में उसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है
कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था आपको मुंबई में, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। और आगे चलकर 77 में वो लाहौर में इसकी मुख्यालय बना दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, मुंबई। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि आज़ाद जस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये किया गया था आपको सरदार नित्यानंद सिंह के, तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। और इसकी जो आज़ाद जस्ता था, इसका जो संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण, लेकिन ये प्रशिक्षण की बात कर रहा है, तो जब संस्थापक की बात पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण होंगे इसके संस्थापक, और जब प्रथम प्रशिक्षण शिविर की बात करेगा तो ये हो जाएंगे सरदार नित्यानंद सिंह। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे कि संस्थापक पूछे तो जयप्रकाश नारायण, और प्रशिक्षण शिविर का गठन की बात करें, निर्देशन की बात करें तो सरदार नित्यानंद सिंह होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 122 नंबर कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1872। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो जेमू ग्लेशियर जो है वो आपको सिक्किम राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये जो जेमू ग्लेशियर है ये कंचनजंगा पर्वत शिखर से ही संबंधित है, तो आप याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर आपको पावापुरी में स्थित है, बिहार के पावापुरी में स्थित है, वहीं पावापुरी जहाँ पे महावीर का आपको निर्माण हुआ था 468 BC में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है व्हीलर द्वीप का क्या नाम है, यानी नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है वो आपको अब्दुल कलाम द्वीप है, और यह जो द्वीप है उड़ीसा राज्य में है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इस द्वीप का प्रयोग भारत जो है ना अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या होगा? अब्दुल कलाम द्वीप, और यह द्वीप जो है उड़ीसा में स्थित है, तो ये आपको यह ध्यान में रखना है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 127 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो जो भारत संविधान की प्रस्तावना है उसको मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के में संशोधन किया गया है, और उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, तो ये ध्यान रखेंगे आप। केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो केवल राज्यसभा की प्राप्त की बात कर रहा है, तो देखिए देखते हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, तो देखिए महाभियोग राष्ट्रपति के दोनों में से किसी में आ सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, तो ये अधिकार पदच्युत करने का केवल राज्यसभा को ही है, लेकिन लोकसभा से भी पारित होना अनिवार्य है। जो सी है इसका, अखिल भारतीय सेवाओं को नियमित करने की संतुलित करना, तो ये अधिकार केवल आपको राज्यसभा को प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो सक्षम नहीं है की बात कर रहा है, तो देखेंगे कि निर्यातों पर अधिक कर लगा देने से इसके सुधार में कोई प्रभाव नहीं पड़ने जाने को है, उल्टा ये इसको नुकसान करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। 131 प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? वही व्यक्तिगत सिद्धांत जिसको डलहौजी ने लागू किया था, तो पंजाब को हड़पने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट प्रणाली के जो जनक हैं वो जेम्स विलियम को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए होगा, जेम्स विलियम। और इन्होंने ही 18 फरवरी 1860 को सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी समिति के समक्ष बजट पेश किया था, इसलिए इनको भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए भारत से 2 रास्ते हैं, एक नाथुला दर्रा सिक्किम है और दूसरा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड है, यानी दोनों दर्रों से आप तिब्बत की ओर जा सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको नाथुला दर्रा है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, नाथुला दर्रा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 135 कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है?
तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को व्यक्त करता है? तो आप देखेंगे कि इसमें पूर्णिया जो है वो पूर्णिया का जो साक्षरता दर है वो 51.8 है, 51.8 है। पूर्णिया का साक्षरता दर 51.8 है। सीतामढ़ी का आपको 52.05 है। कटिहार का 52.24 है और मधेपुरा का 52.25 है और सहरसा का 53.20 है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में मात्र 14 ही भाषा थी और इसको समय समय पर जोड़ा गया है और वर्तमान में 22 भाषा इसमें हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 138 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य का आपको अनुच्छेद 51 क में है, यानी 51A में है और इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। तो इस परियोजना का संबंध आपको नगर निगम वित्त से है और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र। अब मुगल साम्राज्य की बात कर रहा है ये, तो इसके लिए हो जाएगा बयाना। बयाना जो है वो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र था और बयाना जो था वो आपको आगरा के निकट था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 2023। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? तो भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो बन रही है वो कोलकाता में बन रही है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो यू नहीं है पूछ रहा है। तो युवा शक्ति शामिल है, आपको वित्तीय क्षेत्र शामिल है, समाजी विकास शामिल है, लेकिन हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगर 145 है कि 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो ये जो वाहन है वो है LVM-3 और यह लगभग 36 उपग्रहों के साथ इसको प्रक्षेपित किया गया था और यह श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे कि कितने उपग्रहों को यह ले गया था। तो 36 उपग्रहों को, और कहाँ से प्रक्षेपित हुआ था? तो श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित हुआ था। 146 है कि महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई टीम कौन है? तो वो है आपको मुंबई इंडियंस। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में अग्रणी भूमिका पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो वे जीते हैं राजकुमार राव। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो वर्तमान आपके जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा यह बुक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत में IIP के लिए आधार वर्ष क्या है? तो भारत में आपको IIP के लिए आधार वर्ष 2011 और 12 है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। और IIP की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। तो इस प्रकार यह टेस्ट हमने पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कर दें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।